देखो देखेंगे ये, अब पता नहीं आप इसको पकड़ पाओ कि नहीं पकड़ पाओ, या स्लो मोशन में देखो इस क्या कहते हैं वीडियो को, या बार बार देखो। बट जब मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाया था ना, तब ये मेरे हाथ से चिपका हुआ था। फिर से आप करके देख लेना हमारे दोस्त। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखो ये काफ़ी देर तक चिपका रहा था। लो भाई, ये हमारा ऑब्जर्वर है, टांगे नीचे लटका के बैठा हुआ है और ये देखो स्माइल कर रहा है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने सूडो फोर्स के बारे में चर्चा करी थी। क्लास 11th का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर चल रहा है दोस्तों। हमने बेसिक थ्योरी की चर्चा करी थी, क्या होता है सूडो फोर्स। सबसे पहले हमने चर्चा करी थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चर्चा करी, दो तरह के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल वो जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, नॉन इनर्शियल वो जिसमें कि अपना खुद का एक्सेलरेशन होता है। हमने ये चर्चा करी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन काम नहीं करते हैं। ज़बरदस्ती काम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़बरदस्ती काम कराने के लिए हम जिस भी बॉडी का मोशन स्टडी कर रहे होते हैं उस पर हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? सूडो फोर्स की डायरेक्शन होती है opposite to the direction of the acceleration of frame of reference। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रहे हैं और उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी तो वो नॉन इनर्शियल है। ठीक है, उस एक्सेलरेशन डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पर लगा दो सूडो फोर्स। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सब कुछ देख चुके हैं पिछली क्लास में। उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पर बेस्ड हमने लिफ्ट की क्वेश्चन भी किया था। हमने कहा था लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो हमने कोई बॉडी ऑफ मास m था, उस पर निकाला था कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। आइए उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। अब लिफ्ट नीचे जा रही है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के इस लेक्चर में हम लोग सूडो फोर्स से रिलेटेड ख़त्म कर देंगे आज सूडो फोर्स को। सूडो फोर्स से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे और हम लोग जो हैं, ये बात मैं आपको और याद दिला दूं कि पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं थ्योरी, स्कूल की, नीट की, जेई की पूरी थ्योरी कवर कर रहे हैं। असाइनमेंट अगर आप देखेंगे तो एसएल अरोरा नाम की जो बुक है और प्रदीप, इसके भी हमारा पूरा असाइनमेंट आपको दे रहे हैं। अच्छी बुक है एसएल अरोरा। ख़ास तौर पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग स्कूल में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी करें, जिससे कि आपका कॉम्पिटिशन लेवल भी अच्छा हो जाए। चलो तो ये होता है। तो हमारा आपसे कहना है कि भाई एक लिफ्ट है। अब क्वेश्चन ये कहता है अब के लिफ्ट हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन लिफ्ट का नीचे कर देंगे। पिछली बार हमने लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर रखा था, नीचे की तरफ आ रही है लिफ्ट। यहाँ पर मेरे दोस्त एक मास रखा हुआ है एम मास रखा हुआ है, और यहाँ पर एक बच्चा है। ये मान लीजिए बबलू जी हैं हमारे, ये मिस्टर जो बबलू हैं, ये ऑब्जर्वर हैं, ये हैं श्रीमान ऑब्जर्वर, ये हैं ऑब्जर्वर जी। अगर ये ऑब्जर्वर हैं तो दोस्त ये आदमी इस ब्लॉक को देखता है और इसके फोर्सेस को ऑब्जर्व करता है। इसके फोर्सेस को ऑब्जर्व करता है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूँ। नीचे की तरफ दोस्त mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ n लग रहा होगा। और आपको ये बात पता है कि लिफ्ट अगर एक एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो हमारे जो ऑब्जर्वर जी हैं ये एक इनर्शियल फ्रेम होंगे या नॉन इनर्शियल फ्रेम होंगे? ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होंगे। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या न्यूटन्स लॉ लग सकता है? नहीं लग सकता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये आदमी इस मास को देख रहा है, क्या इस पर न्यूटन लॉ लगा सकता है? नहीं लगा सकता। ज़बरदस्ती लगाने के लिए क्या करना होगा? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो अब मुझे सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। इसको मैं लिख देता हूँ FPS। ये सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड मास ऑफ द बॉडी, मास कितना है भाई? m मास है, m मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये होता है। इस आदमी को ये ब्लॉक चलता हुआ दिखाई देगा कि रुका हुआ दिखाई देगा? भाई ये आदमी भी लिफ्ट में है, ब्लॉक भी लिफ्ट में है। इस आदमी को ये ब्लॉक रुका हुआ दिखाई देगा। मैंने आपसे चर्चा करी थी कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकल कर आएंगे। एक आदमी अगर सड़क पर खड़ा हुआ है यहाँ पर और ये लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसे ये ब्लॉक चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो आदमी लिफ्ट के अंदर ही उसे रुका हुआ दिखाई देगा। अब लिफ्ट वाले आदमी से पूछा कि क्या ये चल रही है? नहीं। तो लिफ्ट वाले आदमी के लिए एक्सेलरेशन ऑफ मास m जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0, क्योंकि वो तो चल ही नहीं रही। अब मैंने सूडो फोर्स लगा दिया है, तो अब मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, F = ma लगा सकता हूँ।
F इक्वल टू मैं लगा सकता हूँ। तो वाई डायरेक्शन में मैं नेट फोर्स अगर देखता हूँ, वाई डायरेक्शन मोशन अगर मुझे लगता है फोर्सेस लग रहे हैं, हो जाएगा मास इनटू इस आदमी के लिए वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है 0। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इसका मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रुका हुआ है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0 है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बिना सूडो फोर्स के नहीं लगा सकते हैं। चलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा दिया हमने, लगाया तो भाई नेट फोर्स अगर 0 है तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स है n प्लस ये वाला ma0 इक्वल टू नीचे वाला फोर्स है mg। यहाँ से आप देख सकते हैं n जो निकल कर आएगा, इसको मैं इधर ले जाऊँगा, m कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा g माइनस a0, ये n निकल कर आ जाएगा। तो ये निकल कर आ जाएगा। तो आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर इसमें सूडो फोर्स है, आपने सॉल्व किया है। हमारी जो बुक है, बहुत सारी बुक्स में यही जो क्वेश्चन है, एक वो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में कराया था पिछले लेक्चर में, और एक ये वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बहुत सारी बुक्स में दे रखा होता है इनर्शियल फ्रेम में। इसी क्वेश्चन को क्या इनर्शियल फ्रेम में किया जा सकता है? हमने कहा द सेम क्वेश्चन, इधर देखें भाई, द सेम क्वेश्चन फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम से। मेरे दोस्त ये लिफ्ट बहुत ध्यान से देखना, ये लिफ्ट इधर आ रही है, एक मास इधर रखा हुआ है, नीचे ही आ रही है, मान लो लिफ्ट, ठीक है, नीचे ही आ रही है, बहुत ध्यान से देखना भाई। लिफ्ट है, लिफ्ट में एक ब्लॉक m मास का रखा हुआ है, e0 एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट नीचे आ रही है। अब हम इसको लिफ्ट के अंदर से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम अब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये अर्थ है, अर्थ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे बबलू जी महाराज जी खड़े हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो है वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। अब बेटा अगर ये अर्थ पे ऑब्जर्व कर रहा है तो हमने अर्थ को कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था? याद है आप लोगों को? अर्थ को हमने लिया था इनर्शियल, ठीक है, इनर्शियल लिया था। तो क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाए जा सकते हैं? हाँ, लगाए जा सकते हैं। क्या उसके लिए सूडो फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आइए इसकी एनालिसिस करते हैं, इस मास की एनालिसिस करते हैं। इस मास की एनालिसिस करते हैं दोस्त। नीचे की तरफ इस पर लग रहा होगा mg फोर्स। ये mg फोर्स इस जो फ्लोर है लिफ्ट का, उससे क्या कह रहा होगा? फ्लोर मुझे नीचे जाने दो, तो फ्लोर क्या कहेगा? नहीं तो मैं ऊपर ही, नहीं तो मैं नीचे नहीं जाने देंगे, ऊपर ही तुम पे फोर्स लगा देंगे। क्या फोर्स लगा देंगे? n फोर्स लगा देंगे, ठीक है दोस्त। इस बच्चे को ये ब्लॉक चलता हुआ दिखाई देगा कि रुका हुआ दिखाई देगा? भाई लिफ्ट नीचे आ रही है तो मास भी नीचे ही आ रहा होगा। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन e0 है तो मास का भी एक्सेलरेशन e0 होगा। इस बच्चे ने क्या पढ़ रखा है? इस बच्चे ने पढ़ रखा है न्यूटन सेकंड लॉ। किसने पढ़ा रखा है? उनको पढ़ा रखा है गौरव सिंगल सर ने, ठीक है। अगर दूसरी होता है तो F(x) नेट, x डायरेक्शन में नेट फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू ma(x). बेटा यही तो था। और ये y डायरेक्शन में, चूंकि ये तो y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैंने गलत लिख दिया x डायरेक्शन में। लो भाई, हमारा कहना है y डायरेक्शन में मूवमेंट है तो y डायरेक्शन के लिए लिख दिया, z में हो तो z में लिख देता मैं। बेटा रे, इस आदमी को ये बताओ, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो मुझे नेट फोर्स निकालना है। mg बड़ा होगा कि n बड़ा होगा? वही कहानियाँ जो पहले मैं कहता था आपसे, mg बड़ा होगा कि n बड़ा होगा? mg बड़ा दिखाई देगा, इस आदमी को नीचे की तरफ जा रहा है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा y डायरेक्शन में? mg माइनस n हो जाएगा। दैट शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स y डायरेक्शन में इसका वही एक्सेलरेशन दिखाई देगा इस आदमी को जो कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा, यानी a0। इसे आप सॉल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस a0। देखिए वही आंसर आया। ये हमने सॉल्व किया है, इनर्शियल फ्रेम में। इसे हमने सॉल्व किया है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है यहाँ पर हमने ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर बैठा रखा था, तब ये ऑब्जर्व करता है कि इस बॉडी पर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इस वाले केस में हमने ऑब्जर्वर को सड़क पर खड़ा कर रखा है, तब ये ऑब्जर्व करता है कि भाई इस पर कितना लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक बात आप देखिए, इस केस में भी सेम आंसर आया, इस केस में भी सेम आंसर आया। क्या मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी? कौन सी कहानी? जब बबलू को पड़ गया था एक बस में थप्पड़, करारा सा ठीक है दोस्त, करारा से जो थप्पड़ पड़ा, तो मैंने उस समय चर्चा करी थी आपको। क्या आप चाहे सड़क पर खड़े होकर उस थप्पड़ को देखें और चाहे आप उस बस के अंदर थे, आपको दोनों बार लगेगा बड़ा
ज़बरदस्त थप्पड़ पड़ा उसके कान पर, ऐसा नहीं लगेगा। एक बार बहुत तेज़ लगा, बस में बैठे तो लगा यार बड़ा तेज़ थप्पड़ है, और सड़क पर खड़े तो लगा यार बड़ा धीमे से मारा था उस लड़की ने, ठीक है। तो मेरा आपसे कहना है कि उस समय हमने ये बात को डिड्यूस किया था कि फोर्स जो है, फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो आप उसे इनर्शियल फ्रेम से देखें, चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें, इस फ्रेम से देखें, चाहे उस फ्रेम से देखें, सेम ही रहता है। यहाँ पर भी आप देखिए, इनर्शियल फ्रेम से निकाला तब भी वही आंसर आया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से निकाला तब भी वही आंसर आया है। दोनों ही केस में आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोर्स मेरे बच्चे किस पर डिपेंड नहीं करता, बोलो बचवा, फोर्स डिपेंड नहीं करता फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, ठीक है। एकदम इजी चल रहा है कि नहीं चल रहा। सूडो फोर्स आप क्या करना अपनी क्लास में ना बच्चों से पूछना, भैया ये बताना जरा सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स जो होता है वो कब लगता है, कैसे लगता है, किसके, तो सारे बच्चे क्लीन मोड हो जाएंगे। बच्चों को ना क्लैरिटी ही नहीं रहती है, कोई क्लैरिटी नहीं रहती है। आप अपने दोस्तों से पूछना कि भाई आपको वो सूडो फोर्स आता है क्यों, बताना ज़रा मेरे को कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। आप देखोगे कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं, बहुत कम बता पाएंगे, क्लैरिटी नहीं होती है। बताने को बहुत सारे बताएंगे भी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है। अगर क्लैरिटी नहीं होती है तो आप उनको इस वीडियोज़ के बारे में बताएं कि भाई गौरव सिंघल सर से आप पढ़िए और जानिए कि असली में फिजिक्स कितनी आसान है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वेइंग मशीन, वो देख लेते हैं। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, भैया वेइंग मशीन वही है जो वजन तोलने काम आती है, ठीक है भाई। वेइंग मशीन, आप कहोगे सर आप ये भी पढ़ाओगे क्या वेइंग मशीन को, चलो देखते हैं। मेरा बहुत इजी क्वेश्चन आपसे है, मेरा बहुत इजी क्वेश्चन आपसे है बेटा रे, वेइंग मशीन क्या वे करती है, वो क्या मेज़र करती है, वेइंग मशीन क्या मेज़र करती है। आप कहोगे वेट मेज़र करती है, मैं हिंदी में पूछूं तो वजन तोलने वाली मशीन क्या तोलती है वजन। तो बड़े अजीब से क्वेश्चन जो है जब मैं फिजिकल क्लास में होता हूँ वो हंसी मजाक सी होती है कि सर ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, वजन तोलने की मशीन क्या तोलती है ये उसी तरह से है जैसे मैं कहूँ कि अजय का क्या नाम है ठीक है। चलो कोई भी आदमी कहेगा यार वजन तोलने की मशीन वजन तोलती है यार, वेइंग मशीन वेट को मेजर करती है यार, कैसी बातें कर रहे हो सर। अच्छा चलो मान लेते हैं, मैं एक वेइंग मशीन लाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना भाई, मैं एक वेइंग मशीन लाता हूँ, मैं उस पर कहता हूँ बबलू बबलू तुम खड़े हो जाओ, बबलू खड़ा हो गया, 40 किलो वजन आ गया मान लो उसका। चलो मैंने अपना हाथ रखा यहाँ पर मैंने अपना हाथ रख दिया, मान लो वजन आ गया 2.5 किलो। सन्नी पाजी मैंने आपको बताया था ना, वो कहते थे ना ये 2.5 किलो का हाथ है तो वो मैंने रखा, मान लो यहाँ पर 2.5 किलो आ गया। ना मेरा हाथ तो वैसे सन्नी पाजी जितना नहीं हो सकता है, 1.5 किलो आए। चलो अब मैंने क्या किया, मैंने इसे दबाया, अब मैंने इसे दबाया तो जो रीडिंग है 1.5 की जगह 1.5 की जगह 2.5 हो गई, और दबा दिया 3.5 हो गई, और ज़्यादा दबा दिया 4.2 हो गई। मैं जैसे जैसे दबाता जाऊँगा इसमें रीडिंग बढ़ती चली जाएगी। अगर रीडिंग बढ़ती चली जाएगी तो क्या वेइंग मशीन वास्तव में वेट मेज़र कर रही है? अगर वेट मेज़र कर रही है तो क्या मेरे हाथ का वज़न बढ़ता चला जा रहा है क्या? पहले मेरा हाथ 1.5 किलो का था, फिर 2.5 किलो का हो गया, फिर और मोटा हो के 4 किलो का हो गया, ऐसे थोड़ी हुआ, ऐसा थोड़ी हुआ था इसका मतलब ये निश्चित है बेटा, वेइंग मशीन वेट नहीं तोलती है, वज़न तोलने की मशीन वज़न नहीं तोलती है, ठीक है। फिर क्या तोलती है वो, फिर क्या मेज़र करती है वो? मेरा कहना है वजन तोलने की मशीन ना नॉर्मल रिएक्शन मेज़र करती है। अब आप समझ पाओगे इसे, ठीक है। ये मैं अक्सर कहता हूँ ना कि ये तो रिक्शे वाले को भी समझाया जा सकता है, ये तो क्लास 9th के बच्चे को भी समझाया जा सकता है, 9th के बच्चे को ये नहीं समझाया जा सकता क्योंकि उसे नॉर्मल रिएक्शन नहीं पता। वही मशीन जो है ना ये मेज़र्स, ये क्या मेज़र करती है? नॉर्मल रिएक्शन मेज़र करती है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब भाई मैंने अपना हाथ रखा, मैंने इसे नीचे की तरफ दबाया, मैंने वेइंग मशीन चलो भाई नीचे दबो, वेइंग मशीन मैंने अपना हाथ रखा, अपने हाथ मेरी वो नहीं है बढ़िया, क्या कहते हैं, मेरी ड्राइंग बढ़िया नहीं है, ठीक है। लो भैया मेरी उंगलियां हैं मान लो, ठीक। ये मैंने हाथ रखा, मैं दबा रहा हूँ इसको, तो मैं जब दबा रहा हूँ ना तो मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ,
तो मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है ये मेरे ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगी, ऊपर की तरफ ये एन नॉर्मल रिएक्शन लगा देगी, और मैं इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। या अगर मैं वेइंग मशीन का बनाता हूँ तो वेइंग मशीन में मेरे ऊपर एन फोर्स लगाया है, मैं इस पर एन नीचे की तरफ लगाऊंगा। मैं जितना एन नीचे की तरफ लगाऊंगा, मैं बेसिकली इसे दबा रहा हूँ, ऐसे करके दबा रहा हूँ, तो मैं दबा रहा हूँ तो ये मुझ पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। तो मैं भी इसे एन से दबा रहा हूँ तो अंदर की तरफ एन फोर्स इस पर लग जाएगा, ऊपर मेरी तरफ लग जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे। मैं जैसे जैसे फोर्स दबाता चला जाऊँगा वैसे वैसे एन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे रीडिंग बढ़ती चली जाएगी। तो मेरा आपसे कहना है दोस्त कि आप ये देख सकते हैं कि इस वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी वो एन के प्रोपोर्शन में होगी, यानी जैसे जैसे मैं एन बढ़ाता जाऊँगा रीडिंग बढ़ती चली जाएगी। एक और बात आ जाती है, जब आप अपना वजन तोलते हो, मान लो एक आदमी को मैं इस पर खड़ा कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इस पर एक आदमी को खड़ा कर देता हूँ, खड़ा कर दिया तो मेरे दोस्त इस पर नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ n लगेगा, लेकिन n अगर मैं देखता हूँ तो n अगर mg के बराबर है और इस आदमी का वजन मान लो 100 kg है, तो n किसके बराबर, कितने के बराबर हो जाएगा, 100 इंटू 9.8, ये तो 980 हो जाएगा न्यूटन में। तो क्या जो वेइंग मशीन है, जब आप 100 किलो का आदमी खड़ा कर देते हो वेइंग मशीन पर, तो क्या 980 रीडिंग आती है? क्या 980 रीडिंग आती है कि 100 आती है? 100 आती है ना। तो वास्तव में वेइंग मशीन n भी नहीं मेज़र करती, n को g से डिवाइड कर देती है। 980 को g से डिवाइड करेंगे 9.8, 100 आंसर आ जाएगा। तो वास्तव में वेइंग मशीन मैंने लिखा मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय g, तो ये है आंसर आपका कि वेइंग मशीन क्या मेजर करती है। वेइंग मशीन मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, डिवाइडेड बाय g। चलो अब हमने लिफ्ट की चर्चा करी थी, हमने दोस्त और बालक और बच्चे लिफ्ट की चर्चा करी थी। हमने चर्चा करी थी कि अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो n की कितनी वैल्यू हो जाती है, लिफ्ट ऊपर आती है तो कितनी वैल्यू हो जाती है। आप याद करो, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही थी, पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था E0 एक्सेलरेशन से, तब अगर कोई मास है या कोई आदमी खड़ा है, वो मान लो, मैं ये मान लेता हूँ कि वो एक वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ है। वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ है तो हमने देखा था नॉर्मल रिएक्शन, ये मान लो m मास का है आदमी, m मास का है। पहले हमने ब्लॉक लिया था, ब्लॉक की जगह आदमी ले लेते हैं। इसका नॉर्मल रिएक्शन हमने निकाला तो ऊपर जा रही थी तो निकल के आया था mg प्लस a के बराबर, A0 के बराबर। और यही इसका हमारा कहना है। n अगर है, आप याद करिए मैंने चर्चा करी थी आपसे, मैंने आपसे चर्चा करी थी कि जो वेइंग मशीन है वो n डिवाइडेड बाई g नाम होती है, मेज़र करती है, ठीक है। तो वास्तव में देखें तो यही इसका वेट हो जाएगा कि नहीं। वास्तव में देखें तो वेइंग मशीन में जो रीडिंग आएगी, मैंने अभी आपसे क्या चर्चा करी थी, n अगर आदमी के ऊपर n ऊपर की तरफ लग रहा है तो वही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वेइंग मशीन पर नीचे की तरफ लग जाएगा और यही रीडिंग होगी। इसको हम एपरेंट वेट बोलते हैं। आपको पता है कि n वेट क्या होता है, वेट तो एक फोर्स होता है, ठीक है, n भी एक फोर्स है। इसको हम कहते हैं आदमी का एपरेंट वेट, ठीक है। और इस केस में अगर n ये है तो रीडिंग ऑफ द मशीन क्या हो जाएगी, रीडिंग ऑफ द मशीन n अपॉन g होती है। तो n अपॉन g दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे n 1 प्लस, देखो g से यहाँ डिवाइड करता हूँ, A0 अपॉन g, ये रीडिंग हो जाएगी मशीन की। ये kg में आएगी, ये जो आंसर आएगा ये kg में आएगा, ये जो आएगा आंसर ये न्यूटन में आएगा। इसको हम एपरेंट वेट कहते हैं। असली वेट नहीं है। असली वेट कब होगा, जब ये लिफ्ट रुकी हुई हो, लेकिन लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। आपने भी तो महसूस किया होगा, अगर आप में से वो लोग जो अक्सर लिफ्ट का यूज़ करते हैं, आपने महसूस किया होगा जब लिफ्ट ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो आपको महसूस होगा पैरों पर ज़्यादा वजन पड़ रहा है। क्यों पैरों पर ज़्यादा वजन इसलिए पड़ रहा है, आपको लगेगा पैरों पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है क्योंकि नीचे से n बढ़ गया ऊपर आपके ऊपर, आपको वजन ज़्यादा महसूस होगा पैरों पर। और जब नीचे आ रही होगी तब देख लेते हैं, अगर दोस्त लिफ्ट आ रही है नीचे आ रही है मेरे दोस्त A0 एक्सेलरेशन से, छुटकू पुटकू राम, अगर A0 एक्सेलरेशन से आ रही है तो हमने ये निकाला था कि n जो हो जाता है वो mg माइनस A0 हो जाता है। ये इसका नीचे उतरते वक्त हमने कहा एपरेंट वेट। एपरेंट का मतलब असली नहीं है, इट अपीयर्स टू अस, इतना अपीयर होता है। मैं कभी कभी मजाक करता हूँ जब फिज़िकल क्लास होती है और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका वज़न थोड़ा ज़्यादा है,
तो मैं ये चर्चा करता हूँ कि भाई हमारे ये मान लो कुछ भी भाई हैं, हमारे अजय भाई हैं, मान लो बहुत मोटे हैं, मैं इनसे कहता हूँ इन्होंने एक बार ऐसा देखो किया था कि ये हैं मान लो 80 किलो के, और जो है इन्हें फेसबुक पर अपनी सेल्फी लगानी थी 60 किलो के साथ। तो ये क्या किया उन्होंने, लिफ्ट में नीचे आ रहे थे, नीचे जब आ रहे थे तो वेइंग मशीन जो है उसकी रीडिंग कम हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये आदमी यहाँ खड़ा है, नीचे आ रहे होंगे तो आप देख सकते हैं वैसे mg आंसर आना था, लेकिन इस केस में कम आएगा। मशीन जो है उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, n/g क्या हो जाएगी, g से डिवाइड कर दूंगा, m1 - a0/g। देखिए a0 के हिसाब से रीडिंग कम हो जाएगी। तो उस समय मैं मजाक में कह देता हूँ, उन भाई साहब ने फेसबुक पर नीचे लिफ्ट में उतर रहे थे, रीडिंग कम आई तो रीडिंग जो है उस पर फेसबुक पे सेल्फी डाल देंगे, देखो मैं पतला हो गया हूँ। खैर ये तो मजाक की बातें हैं दोस्त, ये होता है। तो मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है कि हमने इस सब में क्या देखा वेइंग मशीन में, हमने वेइंग मशीन में ये देखा कि पहले तो ये n मेज़र करती है अगर हम वज़न की बात करें, या kg में अगर करते हैं n/g मेज़र करती है। और हमने ये भी देखा कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है और लिफ्ट नीचे जा रही है तो ये अपरेंट वेट, जो वेट होता है वो चेंज हो जाता है। ऊपर जाने पर mg + a, नीचे आने पर एक्सेलरेशन अगर नीचे हो, एक्सेलरेशन अगर नीचे की साइड हो तो mg - a। इन्हें हम इफ़ेक्टिव g कहते हैं। ये जो g + a या g - a था ना, इसे हम इफ़ेक्टिव g कहते हैं। g इफ़ेक्टिव, ये चढ़ते वक्त g इफ़ेक्टिव और ये उतरते वक्त g इफ़ेक्टिव। इसका और भी जगह हम यूज़ किया करेंगे, बट फिलहाल हमने ये देख लिया, फिलहाल सूडो फोर्स वगैरह के फंडे हमने लगा लोगों को ये देख लिया कि अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है a0 एक्सेलरेशन से, तो हम g जो रिजल्ट आता है, वैसे अगर ऊपर ना जा रही होती तो वजन कितना होता है mg, अब कितना है mg + a। g की जगह हम g इफ़ेक्टिव रख देंगे, हम लिख सकते हैं n = m × g इफ़ेक्टिव। इसका यूज़ हम आगे भी कई जगह करेंगे, इसका यूज़ हम आगे भी कई जगह करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ ये करेंगे इसका कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर जा रही होगी तो हम ये मान लेंगे कि g की वैल्यू जो है वो g 9.8 ना होकर g इफ़ेक्टिव हो जाती है, यानी g + a0 हो जाती है। कुछ जगह मैं यूज़ करूँगा, जब यूज़ करूँगा तो आपको सब याद दिला दूँगा कि देखो वो लिफ्ट वाले केस में मैंने इसको यूज़ किया था, उसको आपको याद आ जाएगा। चलो अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। भाई वेइंग मशीन हमने देख लिया है, अब अगला क्वेश्चन हम ये देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ध्यान से इनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ये एक इस तरह का वेज है, इसका मास m1 है, ये वेज है, इसका मास m1 है। बेटा ये जो एंगल है ये थीटा है, और ये एंगल अगर थीटा है, इस पर एक हमने ये दूसरा मास रख रखा है, ये मास m2 है। ये सरफेस स्मूथ है, ये फर्श सरफेस स्मूथ है, ये ज़मीन पर रखा हुआ है, ये ज़मीन पर रखा हुआ है, यहाँ पर ये ज़मीन पर यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है, और ये सरफेस भी स्मूथ है, सारी की सारी सरफेस स्मूथ है। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, ठीक है, सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ स्मूथ है। तो मेरा आपसे कहना है, यहाँ से क्वेश्चन कहता है हमने इसको a0 एक्सेलरेशन दे दिया। क्वेश्चन कहता है द वेज, इसको वेज बोला है हमने, ठीक है, द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन a0, ठीक है, सच दैट अब देखिए अगर ये ना चले, ध्यान से सुनना, अगर बेटा ये वेज ना चले, अगर ये वेज रुका हुआ हो और यहाँ पर आप एक कोई चीज़ रख दो तो क्या होगा, नीचे खिसकती चली जाएगी, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, नीचे आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको किसी एक एक्सेलरेशन से चलाओ ना, तो एक कोई पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ऐसे होगा कि ये जो m1 मास और m2 मास है ना, m2 मास m1 के रिस्पेक्ट में रुका हुआ रहेगा, चलेगा नहीं, यानी दोनों मास एक साथ होंगे, ये इस पर चल नहीं रहा होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, a0 एक्सेलरेशन कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी होगी a0 की, अगर मैं a0 को 0 कर दूँ, इसको रोक के रखूँ, तब तो ये नीचे आ जाएगा, तब तो ये नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर a0 को मैं यूँ करके चलाता हूँ तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि ये m2 जो है m1 के रिस्पेक्ट में रुका हुआ हो। तो क्वेश्चन ये कहता है द वेज इज गिवन एक्सेलरेशन a0 सच दैट m1 डज नॉट मूव, कुछ इस तरह से एक्सेलरेशन हमने दिया है कि m1 डज नॉट मूव विद रेस्पेक्ट टू
m2 के रिस्पेक्ट में m1 मूव नहीं करता है। ठीक है भाई, इस तरह से है। क्वेश्चन कहता है फाइंड ए नॉट, फाइंड ए नॉट। ए नॉट क्या होगा, ये फाइंड करना है। ये एंगल थीटा दे रखा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दे रखा है। क्वेश्चन मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हम इसको चला रहे हैं, कुछ इस तरह से चला रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिलेटिव मूव नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसे धीरे चलाऊंगा तो ये खिसकना शुरू कर देगा, और उस ए नॉट से ज़्यादा चलाऊंगा तो भी हम चर्चा करेंगे ऊपर की तरफ जाएगा। वो ए नॉट क्या होगा जिस पे कि ये m1 और m2 एक साथ मूव करें, इनका आपस में कोई मूवमेंट ना हो। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने ये किया कि हमने जो हमारा बबलू है ना, यानी ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को हमने यहीं पर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ये जेईई और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हमारा जो ऑब्जर्वर है ना, हमने अपने ऑब्जर्वर को यहीं बिठा दिया। भाई तू यहीं बैठ जा, अब तू बैठ जा। ये पूरा सिस्टम ए नॉट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो हमारा ये जो मिस्टर बबलू हैं वो भी तो ए नॉट एक्सेलरेशन से ही चल रहे होंगे। अगर बेटा ए नॉट एक्सेलरेशन चल रहे हैं तो ये जो मिस्टर बबलू है यानी जो ऑब्जर्वर हैं, ये इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये इनसे मैं कहता हूं कि बेटा तुम इस m2 के मास को ऑब्जर्व करना। ये इनर्शियल फ्रेम होंगे या हमारे बबलू जी महाराज जो हैं वो नॉन इनर्शियल होंगे। नॉन इनर्शियल होंगे क्योंकि इनके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन। अगला प्रश्न, जहां नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, मेरे छोटू राम बताओ, जहां नॉन इनर्शियल होता है क्या वहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं? फिजिकल क्लास में होता तो खूब जोर से आवाज आती, नो सर। ठीक है, अगर बेटा नहीं लगा सकते तो फिर जबरदस्ती लगाने के लिए क्या करूंगा? फिजिकल क्लास में होता तो खूब जोर से आवाज आती, सूडो फोर्स। ठीक है, तो फिर सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? तो फिजिकल क्लास में खूब जोर से आवाज आती, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं कहता हूं लाइए भाई, फिर अब इसका अब जरूरी हो गया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम इस पर फोर्सेस देख रहे हैं, फोर्सेस देख रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे की तरफ m2g लगेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ m2g को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं हम, m2g cos थीटा, m2g sin थीटा। पिछले कहीं लेक्चर में मैं कर चुका हूँ। प्लेन के अलोंग जो है, प्लेन के अलोंग जो है वो हो जाएगा m2g sin थीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा m2g cos थीटा। ये m2g cos थीटा ना इस सरफेस को अंदर की तरफ दबा रहा होगा। m2g cos थीटा इस सरफेस को अंदर की तरफ दबा रहा होगा, कह रहा होगा यार सरफेस मुझे अंदर जाने दो ना। तो सरफेस क्या कहेगी बता दो, 25 बार कह चुके हैं, सब कुछ कितनी बार तो देख चुके हैं, ये सारा कहानी भैया वही है, कहानी वही वाली पुरानी जो है मुझे तुम्हें सुनानी। तो देख लो n हो गया, n लगा देगी। पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। हमारा ये कहना है ये तीन फोर्सेस तो हो गए, ये तो दो फोर्सेस तो वास्तव में एक ही फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक ये फोर्स। लेकिन अभी बबलू को अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाने हैं तो मेरे बच्चे इसमें एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, लाओ दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट, ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो सूडो फोर्स इस तरफ होगा, FPS सूडो फोर्स हो गया। इसमें भैया पी साइलेंट होता है, बताना भूल गया तो पता होगा आपको, सूडो फोर्स पी सूडो फोर्स नहीं है। ठीक है, बबलू कह रहा, बबलू वहाँ, अच्छा अब हाँ यहाँ थोड़ी बैठा हुआ है, अब तो बबलू वहाँ बैठा हुआ है। बबलू कह रहा है पी 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 साइलेंट क्यों है? चलो अच्छा दोस्त, सूडो फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होता है? दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ए नॉट कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है कि m2 m1 के रिस्पेक्ट में रुका हुआ दिखाई देगा। हमने बबलू को चढ़ा दिया है, बेटा तुम m1 पर ही चढ़ जाओ। हमने बबलू को चढ़ाया, बेटा तुम m1 पर ही चढ़ जाओ। बेटा जब m1 पर ही चढ़ गया ना, तो अब m1 के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, तो बबलू को ये m2 चलता हुआ दिखाई देगा या रुका हुआ दिखाई देगा? प्रश्न है, बबलू को मैंने m1 पर ही चढ़ा दिया है, इसीलिए बबलू का एक्सेलरेशन खुद का है। अगर बबलू यहाँ पर खड़ा होता ना सड़क पर, तो फिर मैं सूडो फोर्स ना लगाता,
और उस समय इस मास का एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि बबलू को सड़क पर खड़े होकर तो ये चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बबलू को अगर मैंने यहीं पर ऑब्जर्वर को मैंने अगर यहीं पर खड़ा कर दिया तो ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट में m2 नहीं चल रहा है दोस्त। बेटा अगर नहीं चल रहा है, बेटा अगर नहीं चल रहा है ना, तो नेट फोर्स हो गया 0। नेट फोर्स हो गया 0। तो किसी इंसान ने पहली बात तो आपको ये बात बताई थी कि भाई कोई भी फोर्स हो उसको आप अलोंग द, कोई भी फोर्स हो उसको आप अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर प्लेन, अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर वो तोड़ लेंगे आप। जरा सा अब हमको FPS को भी तोड़ना होगा, हमको FPS को भी ब्रेक करना होगा। देखिए ये था प्लेन, बहुत ध्यान से देखना भाई, ये एंगल था थीटा, ये FPS लग रहा है, FPS। क्या मैं ये कह सकता हूँ, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो जो एंगल ये थीटा होना चाहिए वो एंगल थीटा ये होना चाहिए। क्या मैं बेटा ये कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ इसके FPS के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ज़रा देखना भाई, ये कंपोनेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ये कर सकता हूँ दोस्त। मेरा आपसे कहना है एक परपेंडिकुलर प्लेन हो जाएगा, एक अलोंग द प्लेन हो जाएगा। ये तो एक बच्चा यहाँ खींच रहा है, एक बच्चा यहाँ खींच रहा है, तो नेट फोर्स इधर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? एक फोर्स यहाँ खींच रहा है, एक फोर्स यहाँ खींच रहा है, नेट इधर की तरफ आएगा। दोस्त ये आएगा तो हमको ये बात पता है कि जिस तरफ बेटा थीटा बनता है उस तरफ कंपोनेंट, आपको ये बात बता दी गई है, जिस तरफ ए कॉस थीटा, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कंपोनेंट ए कॉस थीटा होता है। तो मेरे छोटे से बच्चे इधर की तरफ थीटा है, ऊपर की तरफ थीटा है, ये हो जाएगा FPS कॉस थीटा और ये हो जाएगा FPS साइन थीटा। ये बात क्लियर है भाई? दोस्त ये बात क्लियर है तो अब तो बहुत आसान हो गया। मैं इस फोर्स को हटा देता हूँ, मैं बेटा इस फोर्स को हटा देता हूँ और यहाँ भी इसको भी ज़रा साफ सफाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। इस फोर्स को मैंने हटाया और मैंने क्या किया, ये वाला जो था ये तो मैंने FPS इंटू कॉस थीटा लिखा और एक फोर्स मैंने ये लगाया, ये मैंने लिखा FPS इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे दोस्त। अगर कोई दिक्कत की बात नहीं है और ये बॉडी रुकी हुई है तो मुझे ये बात पता है कि इस पर एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसमें नेट फोर्स भी इस पर 0 होगा। नेट फोर्स का 0 होगा मतलब अगर मैं प्लेन के अलोंग देखूँ तो इस तरफ का फोर्स शुड बी इक्वल टू इस तरफ का फोर्स, इधर का फोर्स शुड बी इक्वल टू इधर का फोर्स। मैंने कहा ये वाली डायरेक्शन x ले लेता हूँ, ये वाली y ले लेता हूँ, तो x में पॉजिटिव x की तरफ का फोर्स इक्वल टू माइनस x की तरफ का, तभी तो नेट 0 होगा। बेटा नीचे का फोर्स क्या हो गया, m2g साइन थीटा दैट इज इक्वल टू इसके ऊपर का फोर्स क्या हो गया, देखो जरा FPS कॉस थीटा। यहाँ से बेटा मेरा कहना FPS कितना था, ma0 था, ma0 कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू mg साइन थीटा। बेटा यहाँ पर m2 और m2 दोनों में m2 आएगा क्योंकि इसका मास m2 था तो यहाँ पर भी m2 आएगा। m2 से बेटा m2 कैंसिल हो गया। a0 निकालना था मेरे प्यारे बच्चे, देखो g साइन थीटा निकल के आ गया बेटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब से तुम पैदा हुए हो तब से तुमको पता है। नहीं पैदा हुए तब से नहीं पता, कब से पता है? 9-10 से। अच्छा ओ अच्छा, g इंटू टेन थीटा। बेटा a0 की वैल्यू आ गई g टेन थीटा, a0 की वैल्यू आ गई g टेन थीटा, टेन थीटा ये आ गई a0 की वैल्यू। इसमें कभी कभी n की वैल्यू भी पूछ ली जाती है, कभी कभी n की वैल्यू भी पूछ ली जाती है। n की वैल्यू पूछेंगे तो हम इधर का फोर्स इक्वल टू इधर का फोर्स कर देंगे। उस तरफ का फोर्स कितना है भैया, n दैट इज इक्वल टू इधर का फोर्स कितना है भैया, m2g कॉस थीटा प्लस ये वाला फोर्स कितना था, FPS साइन थीटा, FPS साइन थीटा। देखना अब थोड़ा मैथमेटिक्स में और देखना, m2g कॉस थीटा प्लस FPS क्या था भैया, ma0 था, a0 क्या है, ये g टेन थीटा है, g टेन थीटा इंटू साइन थीटा। देखो FPS की जगह m रखा, ma0 a0 को मैंने ये रख दिया। देखो m2 तो इसमें कॉमन आ जाएगा बेटा, ये भी m2 ही होगा, m2 और g भी कॉमन आ जाएगा। जरा देखो ये तो बनेगा कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा बचेगा। यहाँ देखो ये जो टेन थीटा है ना उसको मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखूंगा तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बन जाएगा कॉस थीटा। मैं सीधे सीधे इसका आंसर लिख रहा हूँ सेक थीटा, यानी कि भैया आएगा m2g अपॉन कॉस थीटा। आई लीव इट एज एन एक्सरसाइज कि आप इसे सॉल्व करें। आप देखें जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो आपको बचपन से पता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। 5 के बराबर नहीं होता, कितने के बराबर होता है, 2, 1 के बराबर, 2 के बराबर, कितने 1 के बराबर। ओके ये तो पता है आपको। तो दोस्तों सॉल्व करोगे तो mg अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा आपको पता है सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये
इस तरह के क्वेश्चन। अब हमारे नीट के स्टूडेंट कहेंगे सर नीट ये तो बहुत टफ है सर। अबे टफ नहीं है यार, एन निकालना थोड़ा टफ कह सकते हैं, इसमें तो एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना आप, ठीक है। मैं जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं ना वो थोड़ा सा हल्का सा भी टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सारे स्टूडेंट जो है ना, आप ये देखो थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, ठीक है, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, चाहे जेईई मेंस के स्टूडेंट हो, चाहे जेईई एडवांस के स्टूडेंट हो, खूब सारी प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। ये होता है, तो एक बुक है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से सुनना। एक बुक है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, जो पिछला क्वेश्चन है ना उसी का बड़ा भाई सा दे रखा है। एक वेज है, इसका मास m1 ले लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं, यहाँ से एक रस्सी बांधी है, ये पुली है, ये तीसरा मास है m3। मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है इस तरह से है ये, और ऐसे करके ये पुली हमने बांध रखी है। m1 मान लो दे रखा है 5 kg, m2 मान लो दे रखा है 2 kg। क्वेश्चन पूछा है m3 कितना होना चाहिए, ध्यान से सुनना, m3 कितना होना चाहिए सच दैट m2 डज नॉट मूव विद रेस्पेक्ट टू m1। एक बात तो ये कि विद रेस्पेक्ट टू जो है ना, आज के बाद से हम WRT लिखा करेंगे, WRT विद रेस्पेक्ट टू छोटा करके, ठीक है। तो ये होता है, तो आप समझ पा रहे होगे ये पिछली बार की तरह का ये मामला है। कह रहा है कि ये तो भाई आपको पता है कि यार इसको मैं रिलीज़ करूँगा ना, सारी सरफेसेस स्मूथ है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। क्वेश्चन कह रहा है ये भी स्मूथ है, सब कुछ स्मूथ है, फ्रिक्शन कहीं है नहीं। आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ये अगर इस तरफ खींचेगा ना तो इसका एक्सेलरेशन a0, अभी मैंने निकाला था a0 इक्वल टू g tan थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बात क्लियर अभी निकाली थी मैंने, यूज़ हो गया वो, ठीक है। ये बहुत मशहूर किताब है, उसका क्वेश्चन है। और तुम हटो यार मिस्टर मच्छर, ठीक है। बहुत मशहूर किताब है उसका, ये वो है क्वेश्चन है। दोस्त हमारा कहना है एक्सेलरेशन मुझे पता चल गया, जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इसका एक्सेलरेशन इसका होगा। अब मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन करने के शॉर्टकट भी बताए हैं। मैंने आपको इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, पहली बात तो पिछले क्वेश्चन से तो निकल के आया g tan थीटा, लेकिन जो मैंने आपको पुली का शॉर्टकट बता रखा है उससे ये निकल कर आया था फोर्सेज सपोर्टिंग द मोशन माइनस फोर्सेज अपोजिंग द मोशन डिवाइडेड बाय टोटल मास। फोर्सेज सपोर्टिंग तो भैया केवल m3g है, m3g, और तो कोई फोर्स नहीं है। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये m1g और m2g नीचे की तरफ लगेंगे ना, तो ये मोशन को सपोर्ट करेंगे ना ये अपोज करेंगे। हमने चर्चा करी थी cos 90 आ जाता है इसके कंपोनेंट में, वो तो 0 हो जाता है। सब कुछ कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। डिवाइडेड बाय टोटल मास m3 प्लस m1 प्लस m2। क्वेश्चन में थीटा 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। जी की वैल्यू क्वेश्चन में कह रखी है भैया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना। चलो अब तो निकाल सकते हो, अब तो सब कुछ पता चल गया आपको। देखो जी दे पता है आपको, थीटा आपको दे ही रखा है, tan थीटा यहाँ से निकल के आ जाएगा, m1 m2 दे रखे हैं, जी की वैल्यू पता ही है, m3 पूछा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m3 कितना हो ये हो, तो इससे सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी है ना, क्यों भाई, एकदम इजी है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, जो असाइनमेंट दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा और करना चाहते होंगे। सर और कोई किताब बता दीजिए, मुझे मैसेज आते रहते हैं सर और कोई किताब। तो हमारा कहना है आप कोई भी सूटेबल मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए बुक ले सकते हैं, ठीक है। और बट जस्ट मेक श्योर कि आप खूब सारे उसमें क्वेश्चंस करें, ठीक है, खूब सारी प्रैक्टिस ज़रूर करें। आता है क्वेश्चन, अभी आता है आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी सूडो फोर्स से रिलेटेड है। अब ये पूरा जो चैप्टर है, उसका जो लेक्चर है वो सूडो फोर्स से रिलेटेड है। अगले लेक्चर में आगे हम बात करेंगे। दोस्त एक गाड़ी ये चल रही है, कार ये चल रही है, एक कार ये चल रही है, इस कार की, बस है, कार तो नहीं बस है, यहाँ पर एक ब्लॉक है,
यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये मास m का ब्लॉक है, ये मास m का ब्लॉक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs दे रखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μs दे रखा है। कार का एक्सेलरेशन a0 है, a0 एक्सेलरेशन से कार सड़क पर चल रही है। देखो अगर मैं ना एक कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ, क्या ऑब्जेक्ट में आपको तो दिखाई भी नहीं देगा, मान लो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है कार, ये जो बस है, बस की ये सरफेस बिल्कुल सीधी है। ये जो ऑब्जेक्ट है अगर मैं इसको ऐसे करके रखता हूँ, देखो ये समझ में आ रहा है, बस की ये सरफेस बिल्कुल वर्टिकल है, इसके बराबर में एक सरफेस है। अगर मैं ऐसे करके ले रहा हूँ तो इसको मैं छोड़ूंगा, ये नीचे गिर जा रहा है। कागज़ से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, कागज़ एक छोटा सा मैं ले लेता हूँ। चलो क्लास में तो मैं ऐसे कागज़ से ही करके दिखाता हूँ। लो एक छोटा सा कागज़, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे कि ना दिखाई दे, मेरे इस डार्क बैकग्राउंड पे दिखाई देगा। अगर मैं इसको ऐसे करके रखता हूँ तो देखो ये नीचे गिर जाता है, नीचे गिर रहा है। लेकिन बेटा अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसे चलाता हूँ ना किसी स्पीड से, तो बहुत संभव है कि रुक जाए, ये इसके रिस्पेक्ट में नीचे ना गिरे। चलो देखेंगे, अब क्लास होती है फिजिकल क्लास में करके दिखा देता हूँ, यहाँ तो जगह थोड़ी कम है। देखो देखेंगे ये, अब पता नहीं आप इसको पकड़ पाओ कि नहीं पकड़ पाओ, या स्लो मोशन में देखो इस क्या कहते हैं वीडियो को, या बार बार देखो। बट जब मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाया था ना, तब ये मेरे हाथ से चिपका हुआ था। फिर से आप करके देख लेना हमारे दोस्त, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखो ये काफ़ी देर तक चिपका रहा था। क्यों चिपका रहा, आइए इसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में यही कह रहा है, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि व्हाट शुड बी द, व्हाट इज द maximum, what is the minimum value, what is the minimum value of a0 such that mass m does not fall, does not fall। यही क्वेश्चन मैंने भी कहा था, मेरा हाथ चल रहा था। हालांकि जब हाथ चलता है तो उसमें और भी फोर्सेस हैं, हवा का फोर्स भी लगता है। मैंने यहाँ पे हवा, हम यहाँ पे हवा तो मानते ही नहीं है, हवा का फोर्स तो मानते ही नहीं है। बट स्टिल एक आपको मैंने एग्जांपल बताया कि ये इस तरह का क्वेश्चन है। मैं जब चला रहा हूँ एक्सेलरेशन के साथ ना, तो वो कागज़ उस पर चिपका हुआ, आप करके देखना ऐसे। हालांकि कागज़ के केस में मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि एयर का भी कुछ ना कुछ रोल आएगा। चलो इधर देखते हैं मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है आई हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मास m का। क्या क्या फोर्स लगेंगे इस पर देखते हैं। mg फोर्स तो बेटा नीचे की तरफ लगेगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम अपने ऑब्जर्वर को यहाँ बिठाएं अर्थ पर, या एक ऑप्शन ये है कि हम अपने ऑब्जर्वर को ना, बबलू कहाँ हो तुम, आ जाओ हम अपने ऑब्जर्वर को यहीं बिठाते हैं। ये रहा हमारा ऑब्जर्वर, और ये देखो कैसे स्माइली स्माइली कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा बना दे क्या लो भाई, ये हमारा ऑब्जर्वर है, टांगे नीचे लटका के बैठा हुआ है, और ये देखो स्माइल कर रहा है। ठीक है दोस्त, अगर ये है तो ये ऑब्जर्वर हमें बता रहा है, हम इससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बबलू बताओ तुम हमको कि क्या चल रहा है। तो पहली बात तो ये बताओ, जो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये m इसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ रहे, ठीक है, डज नॉट फॉल, रुका रहे, गिरे नहीं, तो मेरे दोस्त मेरा कहना है ये पूरी बस a0 एक्सेलरेशन ही चल रही है, तो बबलू का एक्सेलरेशन क्या होगा, बबलू का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, a0 होगा, और इस मास का भी एक्सेलरेशन तो a0 होगा। लेकिन बबलू को ये मास रुका हुआ दिखाई देगा। अगला प्रश्न ये आता है कि बबलू जो है, ध्यान से सुनना, अगला प्रश्न ये आता है कि बबलू जो है वो ऑब्जर्वर तो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो है, इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। बबलू का एक्सेलरेशन a0 है, क्या है, नॉन इनर्शियल है। अगला प्रश्न, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर क्या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाए जा सकते हैं। खूब सारी जनता चिल्ला के कहती है, क्लास अगर भरी हुई होती है, नो सर, वो है ही नहीं कोई यहाँ पर, ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न होता है, अगर नहीं लगते नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो जबरदस्ती न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाने के लिए क्या करना पड़ता है। खूब सारी जनता चिल्लाती है सूडो फोर्स। चलो भाई, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे दोस्त इस तरफ एक्सेलरेशन है तो इस तरफ सूडो फोर्स लगा दोगे, सूडो फोर्स लग गया इसको। ये सूडो फोर्स की वजह से, ये सूडो फोर्स की वजह से ये कुछ इसे दबेगा,
दबाएगा, किसको दबाएगा? इस सरफेस को दबाएगा। इस सरफेस से कहेगा यार सूडो फोर्स लग रहा है, चलो हम अंदर, मैं जो अंदर घुसने दो। तो ये सरफेस क्या कहेगी? नहीं, हम तुम्हें अंदर नहीं घुसने देंगे, हम तुम पर बोलो भाई नॉर्मल फोर्स लगा देंगे, नॉर्मल फोर्स लगा देंगे। ये नीचे की तरफ अगर खिसकना चाहेगा। अब देखो, मैंने आपसे फ्रिक्शन में चर्चा करी थी कि फ्रिक्शन तब लगता है नंबर 1 जब दो चीज़ें कांटेक्ट में हों, नंबर 2 टेंडेंसी ऑफ मोशन हो। ठीक है, नॉर्मल फोर्स लग रहा हो, नॉर्मल फोर्स तो लग ही रहा है, टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, ये नीचे की तरफ जाना चाहेगी ना, तो फ्रिक्शन कहेगा यार हम तुमको कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ रोक लें। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये फॉल ना करे, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऐसे तो इसे रोक रहा होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में तो और कोई फोर्स है ही नहीं, ये रफ है, रफ सरफेस है, और इसका हमने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μs ले रखा है। ठीक है दोस्त, अगर ये होता है रुका हुआ है, तो मैंने बबलू से फ़ोन पे लगातार बात कर रहा हूँ, बबलू कह रहा है सर मुझे तो ये रुका हुआ दिखाई दे रहा है, तो बबलू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रुका हुआ दिख रहा है, इसलिए मैंने सूडो फोर्स भी लगाया, क्योंकि बबलू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स लगाना जरूरी है। अगर बबलू की सूडो फोर्स जब बबलू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रुका हुआ है, तो इसका मतलब नीचे का फोर्स भी इक्वल टू ऊपर का फोर्स। बबलू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या लगा रहा हूँ मैं, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें F इक्वल टू ma लगा रहा हूँ, a 0 तो F नेट भी 0 होना चाहिए, F नेट 0 होना चाहिए, यानी नीचे का फोर्स mg शुड बी इक्वल टू Fs होना चाहिए, और इधर का फोर्स शुड बी इक्वल टू बेटा Fps होना चाहिए। Fps आपको बचपन से पता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये निकल कर आ गया। एक और बात आपको आपके फिजिक्स के सर ने पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी कि बेटा दुनिया में हर चीज, ध्यान से सुनना, दुनिया में हर चीज अपनी मैक्सिमम वैल्यू से या तो कम होती है। देखो फिजिक्स में मेरे कुछ पेट डायलॉग्स हैं। एक तो रस्सी वाला, रस्सी जिससे बंधी होती है उसे अपनी तरफ टी फोर्स से खींचती है। एक ये है दुनिया में हर चीज़ अपनी मैक्सिमम वैल्यू से या तो कम होगी या उसके बराबर होगी। अगर सूडो फोर्स में देखो तो ये वाले भी पेट डायलॉग्स हैं, अभी जो मैंने आपको बुलवाए थे। तो मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है दुनिया में हर चीज़ अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम होती है, तो भैया स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से या तो कम होगा, कम होना चाहिए, या उसके बराबर होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से मिल गई है मुझे, यानी इस केस में mg शुड बी लेस देन इक्वल टू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है μn होती है, μs इंटू n होती है, ये तो पता है आपको मैक्सिमम वैल्यू। आपको याद है मैंने कहा था 120 साल की बुढ़िया, याद है? ठीक है दोस्त, अगर ये है तो यहाँ से हो जाएगा mg लेस देन इक्वल टू μs। बेटा n की वैल्यू यहाँ से रख दूंगा, n की वैल्यू ma0 रख दूंगा, m से यहाँ m कैंसिल हुआ, तो यहाँ से निकल कर आता है कि μs a0, उल्टा कर दिया मैंने, इसको इधर उसको उधर ले आता हूँ, शुड बी ग्रेटर देन g, यहाँ से मैं इसको यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, तो a0 शुड बी ग्रेटर देन g अपॉन μs। यानी कि अगर इसको रोके, अगर यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगना है, देखो कंडीशन क्या है ये, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि a0 इससे बड़ा होना चाहिए, a0 इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से a0 की मिनिमम वैल्यू आ गई, a0 की मिनिमम वैल्यू क्या निकल कर आई, g अपॉन μs, ये निकल कर आ गई a0 की मिनिमम वैल्यू। यही पूछा था, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या निकल कर आया इससे? एक बात तो ये निकल कर आई कि अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं है ना, अगर फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन यहाँ 0 है, तो a0 इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि कितना भी एक्सेलरेशन कर लो, भैया फ्रिक्शन ही नहीं है अगर, तो इसे रोकेगा कौन? फिर तो नीचे ही गिर जाएगा। ये बात क्लियर है भाई। दूसरी बात लेकर के आती है, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही आसानी से आप, तो आप जब इस खेल को करो ना, तो क्या करना, हल्का सा हाथ धो लेना पानी से, फिर पहुँच के हाथ को और फिर करोगे ना, तो क्या होता है, सूखे हाथों में फ्रिक्शन कम होता है, गीले हाथों में थोड़ा बढ़ जाता है, तो आसानी के साथ आप कागज़ को अपने हाथ पर रोक पाओगे। हालांकि फिर से मैंने कहा कागज़ में और भी फैक्टर्स हैं, हवा का भी फोर्स लगता है, वो भी आपको असिस्ट करता है, बट स्टिल यू कैन गेट ए फील। आप देखोगे ऐसे करके रोके नीचे गिर जाएगा, चलाओगे तो फिर भी चिपका रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही। आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग, कितना रोचक, कितना फन फील्ड पढ़ाई आपकी चल रही है। ठीक है, अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को कहिए कि हमारे वीडियोस देखें। ठीक है, इतनी आसानी के साथ हम लोगों ने ये सब कॉन्सेप्ट देखे हैं ना, फ्रिक्शन के, सूडो फोर्स के। अब ये लेक्चर, अब ये चैप्टर करीब करीब ख़त्म होने को है। ठीक है, मोमेंटम इम्पल्स वगैरह कुछ चीज़ें रह गई, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों फिर से वही बातें कहूँगा बार बार, गुरु दक्षिणा आपको हमें देनी है। हम आपको इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि गुरु दक्षिणा ज़रूर देनी है। हमें एक लाइक करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, या कितने ख़राब लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। आपके कमेंट से हमें उत्साह मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि यार हम
बच्चों को पढ़ाने आए तो बच्चों ने अगर इसे अप्रिशिएट किया तो हमें एक ऊर्जा मिलती है, हमें एक एनर्जी मिलती है कि हाँ गौरव आप एक अच्छा काम वाकई में कर रहे हो, बच्चों की मदद कर रहे हो, बच्चों को अच्छा लग रहा है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम स्कूल की पूरी पढ़ाई कराएं आपको, और उससे हम उठा के आपको जेई और नीट के लेवल तक ले जाएं। और पढ़ाई ऐसी कराएंगे, ऐसी लगे यार कि यार ये तो कहानी चल रही है। एक तो कहानी सुनाई थी सर ने बबलू के साथ, पता नहीं फिजिक्स कब ख़त्म हो गई। ठीक है, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अगले लेक्चर में ज़रूर आइए आप, ठीक है। कोशिश करिए कि लेक्चर का प्रीमियर होता है तभी आप देखें, जिससे कि प्रोक्रेस्टिनेशन ना हो, काम को टालने की स्थिति ना हो, ठीक है। कोशिश करिए जैसे ही वो अपलोड होता है टाइम टेबल के हिसाब से तभी आप उसे देख लें, जिससे कि चीज़ें उसी समय निबट जाए। नहीं तो होता क्या है, जब हम कभी सोचते हैं कि ठीक है आज देख लेंगे, कर लेंगे, परसों देख लेंगे, दोस्त हमारा कहना है हमारी ऐप जो है उसमें कुछ परचेज़ करने वाले सेक्शंस भी हैं। क्या उनसे आपको फ़ायदा होता है? ऐप को आप डाउनलोड करिए, फ्री में डाउनलोड है, उसमें कुछ सेक्शंस फ्री भी हैं, कुछ सेक्शन परचेज़ वाले भी हैं। क्या फ़ायदा रहता है उसके बारे में आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमारे ऐप को देखिए, डाउनलोड कीजिए, और उसमें सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है आपको। थैंक यू।